सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज है हमारा डे 2 यानी एपिसोड 2, जिसमें हम बात करेंगे बैंकिंग चैप्टर की। इससे पहले एपिसोड 1 में मनी चैप्टर खत्म कर चुके हैं। टॉप 25 एमसीक्यूज वो भी मनी चैप्टर से रिलेटेड हम खत्म कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर सकते हो। आज का चैप्टर बैंकिंग, और बैंकिंग जो चैप्टर है वो टोटल हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी एक तो आज की क्लास और दूसरा कल की क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक की, और इसी क्लास में हम सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस भी देखेंगे। इसके बाद जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे कंट्रोल ऑफ क्रेडिट की, जिसके अंदर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें आपने पढ़ा था बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट और काफ़ी कुछ बातें पढ़ी थी। तो वो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलो खैर देर ना करते हुए आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। अब कॉमर्शियल बैंक आखिर मनी कैसे क्रिएट करता है, या कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट कैसे क्रिएट करता है, जरा टॉपिक समझो कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं आपको। देखो, आप सभी लोग इतना तो जानते हो कि कॉमर्शियल बैंक, हमारे आसपास जो भी बैंक्स हैं, जो भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, हम सभी लोग अपनी सेविंग्स उसमें जमा करते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो लोन्स भी हम कॉमर्शियल बैंक से लेते हैं। जनरली ये भी जानते हैं कि सेविंग्स पर बैंक हमें कम इंटरेस्ट देता है, लोन्स के ऊपर बैंक हमसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। बट ये जो इंटरेस्ट का गैप है, सपोज करो सेविंग्स पे 6% दे रहा है, लोन पे 10% ले रहा है, डिफरेंस है जो 4% का, क्या उससे कॉमर्शियल बैंक चल पाएंगे? तो आज इसी टॉपिक को समझना है। हम बेसिकली यहाँ पर इंटरेस्ट के बारे में नहीं समझेंगे, हम समझेंगे कि पैसा कैसे बनाता है, कैसे मनी क्रिएट करता है, वो भी कॉमर्शियल बैंक, ना कि रिजर्व बैंक। कॉमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं, ठीक है। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलो एक बार के लिए समझने के लिए सोचो कि हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश में सिर्फ एक ही बैंकिंग सिस्टम है। सपोज करो आज आपके बैंकिंग सिस्टम आपके सामने है, एक ही बैंक है हमारे देश में। मान के चलो बैंक का नाम क्या है? पंकज भैया नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक को पंकज भैया नेशनल बैंक बना दो आज, ठीक है। अब होता क्या है, आप सभी लोग इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग हैं, सभी लोग अपनी सेविंग्स कहां जमा करते हैं? मेरे बैंक में, या तुम लोग मेरे पास जमा करते हो, मैं कॉमर्शियल बैंक हूं, ठीक है। सपोज करो तुम सब लोगों ने मिला के मेरे पास 1,000 रुपए जमा कर दिया। कितना? 1,000 रुपीज कैश तुम सब लोगों ने मेरे पास यानी कॉमर्शियल बैंक के पास जमा कर रखा है, ठीक है। जो लोग कैश के फॉर्म में कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा जमा करते हैं ना, उसी को प्राइमरी डिपॉजिट भी बोलते हैं। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट माइंड में ध्यान रखते जाओ, बाकी तो अभी सारी बातें रीड आउट करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहले पूरा समझो अच्छे से, ठीक। तो प्राइमरी डिपॉजिट तक समझ गए, वो डिपॉजिट जो सभी लोग, जो पब्लिक कॉमर्शियल बैंक के पास कैश के फॉर्म में जमा करता है, ठीक है। अब यार आप लोग सोचो, बैंक भी सोचता है, बैंक अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से ये देखता है कि सभी लोग, आप सभी लोग एक बार में पैसा विड्रॉ नहीं करते हो। सोचो एक बार, क्या सब लोग पैसा विड्रॉ कर लेते हैं एक ही बार में? ना यार, मोस्टली लोग तो पैसे जमा करते हैं, विड्रॉ तो बहुत कम ही लोग करते हैं। तो बैंक अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से ये देखता है, मान के चलते हैं कि 10% लोग ही पैसा विड्रॉ करते हैं। कितना? 10%। अब समझो तुम लोगों ने कितना जमा किया था मेरे पास? 10,000 रुपए। बैंक को अपने पास कितना रखना चाहिए? 1,000 रुपए। 1,000 कैसे आया? 10,000 का 10%, 1,000 रुपए। क्यों रखना है अपने पास? क्योंकि तुम लोग पैसे विड्रॉ करने आओगे ना, तुम लोग पैसे निकालने आओगे तो मैं तुम्हें दे सकूं, ठीक। 10,000 में से 1,000 मैंने अपने पास संभाल के रखा, बाकी 9,000 मेरे पास तो ऐसे ही रखा हुआ है, उसका तो कोई यूज हो ही नहीं रहा। तो बैंक क्या करती है, इस 9,000 को लोन दे देती है।
समझने वाली बात यहीं पर है। अब कहानी जरा ध्यान से, अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। बैंक ने कितना लोन दिया है? 9,000 रुपए। और 9,000 जो बैंक लोन देती है ना, वो कभी भी कैश के फॉर्म में नहीं देती है। ध्यान रखना, बैंक कभी भी लोन कैश के फॉर्म में नहीं देगा। फिर क्या होगा? बैंक क्या कहेगा? तुमसे कहेगा लोन चाहिए, ठीक है ले लो, दे देंगे। एक काम करो, अकाउंट खुलवाओ हमारे पास। तुमने कहा अकाउंट खुलवाना है, खुलवा लेते हैं अकाउंट। तुमने अकाउंट खुलवा लिया। मैंने क्या किया? तुम्हें कैश ना दे करके तुम्हारा अकाउंट खुलवा लिया। सोचो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि तुम पैसा एक बार में विड्रॉ नहीं करोगे। तुम्हें जितनी जरूरत पड़ेगी तुम उतना विड्रॉ कर लोगे। ठीक है, यहां तक कहानी समझ गए कि 9,000 रुपए मैंने लोन ऑफर किया। लोन कभी भी कैश में ऑफर नहीं करना है। लोन अकाउंट खुलवाओ, अकाउंट में पैसे डालो उसके, ठीक है, उसका जब मर्जी तब वो विड्रॉ करेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ गए। एक बार जरा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। ठीक, मेरे पास 9,000 रुपए रखा हुआ था, अभी भी ऐसा ही रखा है। क्या 9,000 रुपए कहीं गए? आप कहोगे सर कहाँ गए? कहीं भी नहीं गए। 9,000 तो ऐसे के ऐसे हैं। मैंने जो उसके अकाउंट में 9,000 रुपए जो उसके अकाउंट में जो उसको लोन दिया है, वो भी कहीं गए क्या? वो भी पैसा कहीं नहीं गया यार। मैंने सिर्फ एक एंट्री कर दी, लो तुम्हारे अकाउंट में पैसा पहुंच गया। लेकिन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, मेरे पास ना तो पैसा आया है ना पैसा गया है, कुछ ना हुआ। अच्छा, इसी के लिए एक बात और समझाता हूं। आप लोग देखते हो आजकल भाई गवर्नमेंट बोलती है, बैंक बोलती है ऑनलाइन पेमेंट करो, चेक से पेमेंट करो, यूपीआई करो, फोन पे करो, गूगल पे करो। इससे होता क्या है यार? देखो इससे क्या होता है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू समझो। इससे क्या होता है, ना तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ना तो पैसा आता है ना पैसा जाता है। बैंक क्या करता है, मैंने सपोज करो तुम्हें 5,000 रुपए दिए, बैंक ने यहां माइनस किया वहां प्लस कर दिया, बैंक को कोई फर्क पड़ा? ना भाई ना। ठीक है, बैंक को ज्यादा फर्क कैश से पड़ता है। तो बैंक ने क्या किया था? अकाउंट खुलवा लिया, उसका अकाउंट में पैसे जमा कर दिए। अब बैंक के नजरिए से सोचो, बैंक के पास तुम सबका 10,000 रुपए ऑलरेडी था, वो तो अभी भी है, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी बैंक के पास एक्स्ट्रा, अभी जो लोन दिया ना बैंक ने 9,000 रुपए, वो भी कहां जमा है? बैंक में ही। यही बात समझने वाली है। जो बैंक में 9,000 रुपए जमा है, जो बैंक में लोन दिया है आपको, जो बैंक ने एक क्रेडिट एंट्री पास की है। मैंने क्या बोला? क्रेडिट एंट्री, क्योंकि बैंक ने तुम्हें पैसा नहीं दिया है, बैंक ने सिर्फ एक एंट्री कर दी कि तुम्हारे पास पैसा पहुंच गया, तुम्हारे खाते में पैसा पहुंच गया, तुम निकालो नहीं निकालो वो तुम्हारी मर्जी। अब बैंक के पास कितना डिपॉजिट है? 10,000 पहले से था, 9,000 लोन का हो गया। अच्छा 10,000 की बात छोड़ो, अभी एक्सेस डिपॉजिट कितना है? एक्सेस डिपॉजिट, अभी जो डिपॉजिट है वो 9,000 रुपए एक्स्ट्रा है जो लोन दिया है। वंस अगेन 9,000 को क्या करो? 10% रिजर्व रखो, क्योंकि लोग विड्रॉ करने आएंगे ना, तो 9,000 रुपए का 10%, 900 रुपए अपने पास संभाल के रखो। लोग विड्रॉ करने आएंगे, दे देंगे। बाकी बचे कितने? 9,000 में से 900 माइनस करो, 810 रुपए अगेन लोन दे दो। ये प्रोसेस ना कंटिन्यूस चलती जाएगी। कितना लोन दिया? 810, अगेन कैश के फॉर्म में मत देना, अकाउंट खुलवा लो। 810 जमा तो तुम्हारी पास है, 810 का 10% 81, फिर अपने पास रखो, बचा कितना? 729, फिर लोन दे दो। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती जाएगी। इसी को बोलते हैं मनी क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन। समझ गए बात या नहीं समझ गए? तो बाकी चलो एक काम करते हैं, थोड़ी सी मैं अपनी स्क्रीन छोटी कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और समझाता हूँ इसी के बारे में। ठीक है, ये देखो भाई, अभी थोड़ा सा और समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। पहली चीज तो यहां पर मुझे ये बताओ, ये बात तो समझ गए थे तुम सबका, पैसा कितना जमा था? 10,000। 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000 रुपए। ये हमें रखना था अपने पास कैश के फॉर्म में। बाकी लोन कितना दिया था? 9,000 रुपए। ठीक है, ये था हमारा पहला स्टेप। ठीक है, अभी समझते जाओ, वापस से समझ लो सारी बातें। सेकंड स्टेप, हमारे पास एक्स्ट्रा कितना जमा था? एक्सेस एक्स्ट्रा 9,000 रुपए, ये बात समझ लो थोड़ा सा।
तो 9,000 रुपये। अगेन मैंने क्या बोला, 10% अपने पास रखना है। 9,000 का 10% 900 वो आप रखोगे कैश के फॉर्म में, बाकी 9,000 में से 900 माइनस करोगे 8100 क्या दे दोगे, लोन। अगेन कैश के फॉर्म में मत देना, अकाउंट खुलवाना उसका, ठीक है। फिर तीसरे स्टेप में आओ, 8100 आ गया हमारे पास, 10% अगेन कैश, ठीक है। तो 10% कितना होता है भाई 8100 का, 810 रुपये। ये आपको पास कैश रिजर्व रखना है, आपको पास अपने पास रखना है। बाकी बचा कितना, 7290 आई थिंक सो, है ना। ये आपको फिर लोन दे देना। तो ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यूअस चलती जाएगी, ठीक है। ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यूअस चलती जाएगी जब तक कि ये रिजर्व खत्म नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक कि रिजर्व एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। तो ये है आपकी पूरी की पूरी कहानी। एक काम करो यार, साथ में रीड आउट भी कर लो, ठीक है। इतना कुछ मैंने लिखा है, पीडीएफ तो आपको दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बट अभी रीड आउट भी करो ना, ठीक है। देखो सबसे पहला पॉइंट है आप सभी के पास, बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम दी पीपल, दे आर कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। तो भाई प्राइमरी डिपॉजिट में आपको ऑलरेडी सभी को बता चुका हूं, प्राइमरी डिपॉजिट याद रखिएगा, ठीक है, जो आप सभी ने कैश के फॉर्म में जमा किया था। सेकंड पॉइंट, बैंक लैंड, सेकंड पॉइंट रीड आउट करो, बैंक लैंड मैनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व। तो बैंक अपने कैश रिजर्व से कई गुना ज्यादा लोन दे सकता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट नोट करो, थर्ड पॉइंट जरा पढ़ो, मनी इज लेंड बाय द कॉमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। ये बात ध्यान रखना, बैंक कभी भी कैश के फॉर्म में पैसा नहीं देगा, बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री इन द अकाउंट्स ऑफ बोरोवर। बट जिसने लोन लिया है उसके में क्रेडिट एंट्री कर दो, और क्रेडिट एंट्री को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट। याद करो भाई, याद होना चाहिए, ठीक है। चलो फोर्थ पॉइंट रीड आउट कर लो जल्दी से। फोर्थ पॉइंट है दी बोरोवर कैन इशू चेक अगेंस्ट क्रेडिट या लोन्स। तो ये बात भी अच्छी आ गई ना, कि जो बोरोवर होता है ना, जिसने लोन लिया, उसके अकाउंट में जमा है तो वो चेक्स इशू करता रहेगा, ऑनलाइन पेमेंट करता रहेगा, जिससे बैंक को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये चेक इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होते रहते हैं पैसों की तरह। फिर प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट, प्राइमरी जो आपका कैश था, सेकेंडरी जो हमने लोन दिया है, जो क्रेडिट एंट्री की है, इन दोनों को मिला दो तो ये कहलाता है डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय दी पीपल इन दी कॉमर्शियल बैंक। और डिमांड डिपॉजिट याद करो, M1 अप्रोच याद करो जरा, याद है क्या मनी चैप्टर M1 अप्रोच, C प्लस DD प्लस OD, DD डिमांड डिपॉजिट। तो अगर आप सब कोई पूछे ना डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, बता देना, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट, ठीक है। इसके बाद आओ थोड़े से 2 से 3 पॉइंट और है, देखो फिर है हमारे पास टोटल डिमांड डिपॉजिट। अब भाई टोटल डिमांड डिपॉजिट कितना होता है वो भी समझ लो। तो टोटल डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स आर मेनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व। टोटल आप डिमांड डिपॉजिट कैश रिजर्व के कई गुना ज्यादा कर सकते हो। जैसे कैश तो हमारे पास 10,000 ही था, आप सब लोगों का 10,000 ही कैश के फॉर्म में था। फिर मैंने क्या किया, 10% रखा, 9,000 लोन दिया, 9,000 का 10% फिर रखा, 8,100 फिर लोन दिया। तो लोन आप कई गुना ज्यादा दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, 7th पॉइंट रीड आउट करो, इफ एक्सपीरियंस सोर्स दैट। अब देखो मैंने बताया था ना कि अगर हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि 10% आपको अपने पास रखना है, तो वही 10,000 का 10% कैश रिजर्व रखो, यानी 1,000 रुपये, बाकी एक्स्ट्रा जो है 9,000 रुपये लोन दे दो। तो ठीक है, अच्छा 1,000 का 10% 100 रुपये, 900 रुपये लोन दे दो। शायद मैंने आपको गलत करवा दिया क्या पहले, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। 10,000 मैंने लेके चला था, बोला मैंने शायद 1,000 है, लेके चले 10,000, तो उस प्रकार से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हमारे पास 8th पॉइंट जो है वो है ऑल डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पीपल सर्व एज मनी सप्लाई। तो जो भी डिमांड डिपॉजिट होता है वो सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड होता है। बता चुका हूं M1 अप्रोच, C प्लस DD प्लस OD, तो DD का पार्ट होता है ये डिमांड डिपॉजिट का, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट हमारे पास, डिमांड डिपॉजिट सर्विंग एज मनी सप्लाई इज कॉल्ड बैंक मनी। अगेन कहूंगा यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, आपसे पूछा जा सकता है बैंक मनी क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है बैंक मनी कौन क्रिएट करता है। दोनों के आंसर, बैंक मनी वो मनी होता है जो कि मनी सप्लाई में एज अ चेक के फॉर्म में घूमता रहता है,
जो सेकेंडरी डिपॉजिट है, या सीधी बोले डिमांड डिपॉजिट, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी इज इक्वल टू बैंक मनी, या बैंक मनी वो मनी होता है जो कि कॉमर्शियल बैंक क्रिएट करता है। सीधा सीधा आंसर याद रखना, बैंक मनी कौन क्रिएट करता है? कॉमर्शियल बैंक्स, ना कि सेंट्रल बैंक, वो भी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, चलो तो इसके बाद बाकी फिर पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी है, वो आप लोग रीड आउट कर लेना, टेलीग्राम में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। चलो इसके बाद देखो लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल। अब यार ना एग्जाम्पल की हेल्प से आपको एक्सप्लेनेशन दे रखी है, तो एग्जाम्पल मैं यही कहूंगा आपसे कि एक बार रीड आउट करना, बिल्कुल आसान वही एग्जाम्पल है। देखो पूरा जो मैंने आपको पढ़ाया कि सिंगल बैंकिंग सिस्टम है, 1,000 रुपए जमा कर रहे हैं, 1,000 को लेके पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ठीक है, चलो तो इसे आप रीड आउट करोगे, पूरी उम्मीद करूंगा मैं। देखो अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। बाकी डिमांड डिपॉजिट, आप टोटल कितना लोन दे सकते हो इज इक्वल टू 1/CRR इंटू कैश रिजर्व। तो यार ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि हो सकता है न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लें। 1/CRR इंटू कैश रिजर्व, तो जैसे CRR 10% है, कैश रिजर्व 10% है, और आपके पास कैश था 1,000 रुपए टोटल कैश के फॉर्म में डिपॉजिट था, CRR था 10%, तो आप कितना लोन दे सकते हो? इसका मतलब सीधा सीधा होता है 10 गुना ज्यादा। तो 1,000 रुपए था, 1,000 रुपए का 10%, 10 गुना कितना होगा? सीधा होगा 10,000 रुपए, वो आपका आंसर है। ठीक है, वरना आप इस प्रकार से सॉल्व करना, आंसर कैलकुलेट करना। चलो तो बच्चा पार्टी, अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रल बैंक की। चलो तो कॉमर्शियल बैंक के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हमने। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं दी सेंट्रल बैंक। तो यार सबसे पहले तो हम समझें कि सेंट्रल बैंक क्या होती है, या सेंट्रल बैंक कौन सी होती है। देखो जैसे नाम से पता चल रहा है, सेंट्रल बैंक, हिंदी में क्या बोलेंगे? केंद्रीय बैंक, यानी हमारे देश की सर्वोच्च बैंक, एक ऐसा एपेक्स इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा एकमात्र इंस्टीट्यूशन जिसके पास अथॉरिटी होती है नोट इश्यू करने की, हमारे देश की करेंसी इश्यू करने की जिस इंस्टीट्यूशन के पास पावर होती है वो कहलाता है द सेंट्रल बैंक। और जो हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है, जो केंद्रीय बैंक है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एक बात और बता दूं, ये एक ऐसा बैंक होता है जो सभी कॉमर्शियल बैंक्स पर नजर रखता है, जो इंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करके चलता है, वो बैंक कहलाता है सेंट्रल बैंक। यानी कह सकते हैं ये कॉमर्शियल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक, बैंकों का बैंक कौन है? रिजर्व बैंक, यानी कॉमर्शियल बैंक। तो हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक, सर्वोच्च बैंक, सेंट्रल बैंक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है। चलो रीड आउट भी करेंगे थोड़ी सी बातें। द सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल्स द इंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री, जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करके चलता है। इट इज the sole agency of note issuing and control the supply of money in the economy। तो ये है भाई सेंट्रल बैंक। कुछ बातें करेंगे, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस भी पढ़ेंगे, आखिर क्या क्या काम होते हैं सेंट्रल बैंक के। कॉमर्शियल बैंक तो बहुत पढ़ लिया, सेंट्रल बैंक देखो सबसे पहला काम, बिल्कुल आसान सा काम, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। हमारे देश में नोट कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला काम, इंपॉर्टेंट काम, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। अब यार यहां पर आपको एक बात बता दूं, नोट कौन इशू करता है? आरबीआई, पता चल गया। कॉइन्स कौन इशू करता है? 1 रुपए का कौन नोट कौन इशू करता है? ये सब बातें मनी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट आओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट आओ, बैंकर टू दी गवर्नमेंट। ये बताओ गवर्नमेंट का बैंक कौन होता है? गवर्नमेंट का बैंक होता है सेंट्रल बैंक। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं सर क्या सेंट्रल बैंक में हम लोग भी खाता खुलवा सकते हैं? क्या सेंट्रल बैंक में हम अपना पैसा जमा कर सकते हैं? ना भाई ना, हम लोग अपना खाता, हम लोग अपना अकाउंट सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल बैंक में ओपन करवा सकते हैं। पब्लिक का बैंक कॉमर्शियल बैंक होता है, गवर्नमेंट का बैंक रिजर्व बैंक होता है, यानी सेंट्रल बैंक होता है।
तो गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल बैंक ये 3 प्रकार के फंक्शंस करता है। देखो सबसे पहला है एज अ बैंकर। गवर्नमेंट के लिए सबसे पहला काम क्या करता है सेंट्रल बैंक? एज अ बैंकर। बैंकर का मतलब गवर्नमेंट का बैंक, सेंट्रल बैंक। तो गवर्नमेंट को जो भी ट्रांजैक्शंस करनी है वो सेंट्रल बैंक के थ्रू करता है, ठीक है। सेकंड है एज आ एजेंट। एजेंट समझते हो? एजेंट वो पर्सन कहलाता है जो कि सिक्योरिटीज को, शेयर्स, डिवेंचर्स को, बॉन्ड्स को गवर्नमेंट के बिहाफ पे खरीदता और बेचता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट और है एज एन एडवाइजरी। एडवाइजरी का मतलब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम एडवाइसेस प्रोवाइड करता है जिससे गवर्नमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाता है, ठीक है। इसके बाद कुछ और फंक्शंस पर आओ, जैसे तीसरा पॉइंट है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। तो यार एक तो बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक बताया था ना, सबसे बड़ा बैंक, सर्वोच्च बैंक, सेंट्रल बैंक। दूसरा सुपरवाइजरी रोल। सुपरवाइजरी जो वर्ड है ना वो सुपरविजन से बना है। सुपरविजन का मतलब ठीक से देखना, कॉमर्शियल बैंक्स पर नजर रखना, कहीं कोई बैंक भाग तो ना गई, लोगों का पैसा खा के कोई डूब ना जाए। तो सब पर, कॉमर्शियल बैंक्स पर नजर कौन रखता है? सेंट्रल बैंक। इसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। अभी पढ़ा चुका हूं ना, क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन। तो क्रेडिट को, लोन्स को कौन कंट्रोल करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक दिखता है कि इकोनॉमी के अंदर, देश के अंदर इन्फ्लेशन यानी महंगाई है, डिफ्लेशन या फिर सस्ता बाजार है। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के हिसाब से क्रेडिट को, लोन्स को कंट्रोल करता है कौन? सेंट्रल बैंक। अच्छा, इसके अलावा आपकी बुक में ये 3 पॉइंट और दे रखे हैं, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन। जब मैंने सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस देखा ना तो उसमें फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक लिखे थे और नाम के साथ लिखे थे ये 4 फंक्शन। तो मुझे लगा हो सकता है ये 3 पॉइंट डिलीटेड हो। अब डिलीटेड है या नहीं है समझ लेते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। पहला पॉइंट है हमारे पास लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट यानी 5वां पॉइंट, ठीक है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का मतलब होता है कि अगर बाई चांस कॉमर्शियल बैंक फेल हो जाती है, अगर बाई चांस कहीं कोई कॉमर्शियल बैंक फेल हो जाती है तो उसकी भरपाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, उसकी गारंटी आरबीआई लेती है, ठीक है। इसके बाद है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन रिजर्व। जो विदेशी पैसा है हमारे देश में, दूसरे देशों की जो करेंसी है वो कहाँ रहती है? रिजर्व बैंक के पास। एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने का काम, एक्सचेंज रेट, अच्छा आप लोगों ने शायद फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ा हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा हो, तो मैनेज्ड फ्लोटिंग भी पढ़ा होगा। आरबीआई थोड़ा बहुत मैनेज करके चलता है एक्सचेंज रेट को, ठीक है। और एक और लास्ट पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर डिलीट नहीं हुआ है तो वो है क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन। यहां पर सीधी सीधी बोलूं तो चेक्स क्लियर करने का काम किसका होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। सपोज करो, बात समझना है, एक एग्जांपल समझना, मेरे पास एक चेक आया, चेक था एचडीएफसी बैंक का, मेरे पास खाता किसका? आईसीआईसीआई बैंक का। गड़बड़ है ना, चेक तो मिल गया एचडीएफसी बैंक का, खाता किसका है? आईसीआईसीआई बैंक का। ऐसे ही सेम तुम हो, तुम्हारी बात कर लेता हूं, तुम्हारा अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक का, लेकिन मैंने तुम्हें चेक दे दिया आईसीआईसीआई बैंक का। तो अगर एक बैंक दूसरे बैंक के पास चेक लेके जाए, फिर तीसरा बैंक चौथे बैंक के पास चेक लेके जाए, तो यार बड़ी समस्या होगी, पेपर वर्क ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी बात, टाइम कंजम्पशन ज़्यादा होगा। तो इन सब के लिए पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, जितनी भी कॉमर्शियल बैंक है, सबका अकाउंट कहाँ है? ऊपर हेड के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सारे चेक्स क्लियर कर देता है, जिसे बोलते हैं क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन। तो बच्चा पार्टी आज की क्लास में तो खैर इतना ही। जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अगर ये पीडीएफ नोट्स की आपको ज़रूरत है तो बच्चा पार्टी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर टाइम टू टाइम कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता रहता हूँ। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट में दे रखा है, प्ले स्टोर ऐप, जहाँ से इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स डाउनलोड कर लो। आप सोचोगे सर उसमें तो कुछ है ही नहीं, अरे बच्चा पार्टी इस सीरीज के बाद
20 डेज प्लेज के बाद जो आपका टर्म 1 आएगा ना, टर्म 1 खत्म होने के बाद जो आपका टर्म 2 आएगा ना, तो टर्म 2 की लाइव क्लासेस मैं आपको लूंगा ऐप पर, झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर। तो ध्यान रखना, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, अभी से डाउनलोड करके रख लो, ठीक है। टर्म 2 की क्लासेस लाइव होंगी, मेरे साथ होंगी, ठीक है। चलो तो बच्चा पार्टी आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलूंगा कल सेम टाइम 5 बजे नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।